हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवर्ड्स जुडिशरी। आज हम चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज सेक्शन नंबर 124 से स्टार्ट करेंगे और आगे के प्रोविजंस देखेंगे। सेक्शन नंबर 124। तो इसमें जो बेसिकली बताया गया है आपका, अभी तक हमने देखा था सर्वे नंबर किस तरह से क्रिएट होते हैं, प्लॉट नंबर किस तरह से क्रिएट होते हैं, है ना। ये सारी चीज हमने देखी थी, लैंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये सब हमने कर लिया। अब जब सर्वे नंबर बनेंगे और डिमार्केशन किस तरह से उनका किया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है इस चैप्टर में, है ना। कोई भी अगर जमीन है अलग अलग, तो उनका इंडिकेटिव नंबर तो हम दे देंगे थ्रू सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर, लेकिन जो डिमार्केशन है वो किस तरह से बनाया जाएगा, अगर वो जुड़ी हुई रहेंगी तो बताना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे छोटा सा कुछ एक बाउंड्री मार्क या डिमार्केशन प्रोवाइड कराने की बात इस चैप्टर में करी गई है। ये किस नेचर का होगा, ये किसी भी नेचर का हो सकता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी। अगर वो बताएगी कि आपको एक सीमेंटेड फॉर्म में कुछ बनाना है, उसके ऊपर कुछ मार्किंग लिखनी है, तो वैसा हो सकता है, या फिर फेंसिंग के थ्रू हो सकता है, किसी भी प्रारूप में वो हो सकता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 124 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके प्रोविजंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स, है ना, जो बाउंड्री मार्क्स की अभी बात करी गई थी वो उनका कंस्ट्रक्शन। तो ये कहाँ होगा, द बाउंड्रीज ऑफ ऑल द विलेजेस एंड अर्बन एरिया शैल बी फिक्स्ड एंड डिमार्केटेड बाय परमानेंट बाउंड्री मार्क्स, है ना। जितनी भी विलेज एरिया या अर्बन एरिया में बाउंड्री मार्क्स रहेंगी, आ, उनका डिमार्केशन बाउंड्री मार्क्स के थ्रू होगा। जो भी बाउंड्रीज रहेंगी उनका डिमार्केशन बाउंड्री मार्क्स के थ्रू होगा। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है अभी। अब द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑर्डर द बाउंड्रीज ऑफ ऑल सर्वे नंबर प्लॉट नंबर, जितनी भी चीजें हैं ये बहुत जनरलाइज्ड सेक्शन है। 124 एग्जामिनेशन में इंडेक्स पे आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नील के बराबर रहती है ना। तो बस ये बताया गया है कि विलेज हो या अर्बन एरिया हो, वहां पे अगर कोई भी लैंड है तो परमानेंट बाउंड्री मार्क से डिमार्केशन करवाना जरूरी है उनकी बाउंड्रीज का। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे सब सेक्शन 2 में तो क्या कर सकती है, प्लॉट नंबर सर्वे नंबर का भी डिमार्केशन बता सकती है, करवा सकती है। 125 जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट की बात करी गई है ना। डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज बिटवीन विलेजेस अर्बन एरिया सर्वे नंबर एंड प्लॉट नंबर। विलेजेस के बीच में जो बाउंड्री है ना, अगर एडजॉइनिंग विलेजेस हैं, बिल्कुल ये ए और बी, यहाँ पे बिल्कुल एडजॉइनिंग है, बीच में कुछ भी नहीं सेपरेशन, तो यहाँ पे भी एक बाउंड्री मार्क हमको लगाना पड़ेगा, है ना, उसका भी कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा। तो इन केस अगर यहाँ पे बाउंड्री मार्क हुआ और किसी तरह कोई डिस्प्यूट होता है, या दो लैंड्स हैं, है ना, उनके बीच में अगर ऐसी कोई डिमार्केशन नहीं है, वहां पे डिस्प्यूट आता है उनके लिए, तो फिर कौन अथॉरिटी यहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व करेगी, तो वो 125 में दे रखा है तहसीलदार। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 125। और जो अथॉरिटी यहाँ पे दी गई है वो है तहसीलदार। अब तहसीलदार को जो अथॉरिटी दी गई है, याद रखिएगा, कोई भी जब मैटर डिस्प्यूट वाला रहता है तो सीधे सीधे अथॉरिटी जाके अपना निर्णय नहीं सुना देती है। एक नेचुरल जस्टिस का एक फिनोमिना है, वो यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा, वो है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, है ना। तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दोनों पार्टियों को अपना पक्ष रखने के लिए, और उसके बाद में आगे चलाई जाएगा केस। आगे 126 इजेक्टमेंट ऑफ पर्संस रॉन्गफुली इन पोजेशन। 126 में इजेक्टमेंट की बात कर रहा है, मतलब अगर कोई पर्सन किसी ऐसी प्रॉपर्टी पे है जो उसकी नहीं है, रॉन्गफुली वहां पे उसने कब्जा कर रखा है, तो उसका इजेक्टमेंट, उसको बाहर निकालना वहां से, है ना, वेकेट करवाना उस जगह को। तो ये अधिकार किसको दे रखा है, ये भी अगेन 126 में तहसीलदार को दे रखा है। अगर उनके पास में इंफॉर्मेशन जाती है कि ए नाम का एक व्यक्ति है जो पर्टिकुलर लैंड पे अपना पोजीशन जमाए है और उसके पास में उसका टाइटल नहीं है, तो वो जाके उसको वहां से डिसपोजेस कर सकते हैं, उसको इजेक्ट कर सकते हैं। अगेन वहां पे देखने की बात आएगी, है ना। एक समरीली इजेक्ट के यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है, मतलब प्राइमा फेसी जो भी उनको समझ आएगा उसके अनुरूप वो डिसीजन ले लेंगे, है ना। और उनको लगेगा कि ए जो है वो वाकई में गलत पोजीशन रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसका इजेक्टमेंट का ऑर्डर कर देंगे, उसको वहां से निकाल देंगे। अब
ये तो बात हो गई समरली इजेक्शन की। अगर उसको लगता है ए को, जिसको निकाला गया है, तो वो उसके पास में ऑप्शन है कि 1 साल में वो सिविल कोर्ट में अपना मुकदमा दायर कर सकता है टाइटल के लिए, टाइटल क्लेम करने के लिए, है ना, कि मेरा टाइटल था। और फिर सिविल कोर्ट के पास में जो भी जुरिस्डिक्शन रहते हैं, जो उनके पावर्स रहते हैं हियरिंग के, वो सब एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पे जो सही निर्णय है वो दिया जा सकेगा उसको। ठीक है, ये बात करी गई है आपकी सब सेक्शन 2 में। ही में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इजेक्टमेंट इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल thereto, प्रोवाइडेड दैट द तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर शैल नॉट बी मेड अ पार्टी। और जो तहसीलदार ने ऑर्डर दिया है, अब उसने भी अपना विवेक यूज करके, जितना भी उसको समझ आया अपेरेंटली वहां पे, वो करके एजेक्टमेंट का ऑर्डर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सिविल सूट लाएगा जाएगा, इसमें उनको पार्टी बनाया जाएगा कि भैया इन्होंने ऐसा कैसा आदेश दे दिया, बल्कि टाइटल तो मेरे पास में था, है ना। तो इस तरह से उनको पार्टी नहीं बनाया जाएगा। द तहसीलदार में एट एनी टाइम मेक एन ऑर्डर फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब जो भी ऑर्डर आता है, सिविल सूट जो फाइल हुआ है उसका जो भी ऑर्डर आएगा, तो उसके बाद में तहसीलदार क्या करेगा, अगर ऐसा प्रतीत होगा वहां पे, या फिर इसमें निर्णय आएगा सिविल सूट में कि दोनों के पास में इस प्रॉपर्टी का राइट है, शेयर है अगर, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो जाएगी। जो लैंड रेवेन्यू प्रॉपर्टी के ऊपर रहेगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन बोथ द पार्टीज, है ना। या फिर अगर सिर्फ एक के पक्ष में आता है, तो बी से हटा के ए की लाइबिलिटी वहां पे बनाई जाएगी। ठीक, इस तरह से, बहुत ज्यादा नहीं है। बस यहाँ पे अथॉरिटी आपको 126 में याद रखनी है और इंडेक्स नंबर आपको याद रखना है। अच्छा, एक जरूरी बात कि अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज एडू हर्ट्स की एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में। ठीक है ना, काफी नॉमिनल रेट पे रखी है टेस्ट सीरीज, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट टेस्ट भी है। उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट भी आपके उसमें कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके साथ ही साथ जो लेक्चर्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट के तो मेरे लिए संभव नहीं है, जैसे एलआरसी के मैं करा रहा हूँ, तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाते हैं, 2 चैप्टर हुए, 3 चैप्टर हुए, तो उनके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के आसपास में टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट कर देता हूँ। तो आपके लिए ये अच्छा होता है कि आप रिविजन करें, है ना, रिविजन के बाद में टेस्ट अटेम्प्ट करें, लेक्चर देखें, खुद प्रिपेयर करें, उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करें, तो आपके लिए सहूलियत हो जाती है। ठीक है, तो टारगेट बेस्ड टेस्ट सीरीज इसका नाम रखा गया, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। चलिए, 127 डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइंस। अब बाउंड्री लाइंस वर्ड यूज करा गया है ना, और उनके डिमार्केशन की बात करी गई है। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री लाइंस एंड मेंटेनेंस, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है इस सेक्शन में भी, लेकिन 127 को इंडेक्स बेस्ड आप याद जरूर रखिएगा। तो क्या है कि एवरी होल्डर ऑफ अ लैंड एडजॉइनिंग अ विलेज रोड, है ना, अगर कोई होल्डर है, उसकी जो लैंड है, ये विलेज रोड है और ये उसकी पूरी लैंड है, तो ये एडजॉइन कर रही है, ये उसकी जमीन है, ये विलेज रोड से एडजॉइन कर रही है, तो ऐसे केस में, या फिर विलेज वेस्ट है ना, या फिर लैंड रिजर्व फॉर कम्युनल पर्पस, मतलब किसी भी तरीके की कोई लैंड जो उसकी है, वो क्या कर रही है, एडजॉइन कर रही है दूसरे तरीके की विलेज रोड से, विलेज वेस्ट से, या फिर और भी पब्लिक रोड से, है ना, एडजॉइन करती है, तो क्या होगा, उसको उसकी खुद की कॉस्ट पे, एट इज ओन कॉस्ट, यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी, बाउंड्री मार्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सरकार इसको बना के नहीं देगी, इसको खुद को बनाना पड़ेगा, इधर टू फ्रेंड्स या फिर और कोई भी नेचर का जो वो सरकार वहां पे प्रिस्क्राइब करती है, उस टाइप का वहां पे बनवाने की जवाबदारी यहाँ पे इस होल्डर की रहेगी। ठीक है, तो डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन हिज लैंड एंड विलेज रोड, ठीक है, तो हमने समझ लिया। आगे, रिपेयर एंड रिन्यू सच बाउंड्री मार्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बनवा दिया एक बार, उसके बाद ये नहीं कि अगर वो टूट गया है, खराब हो गई चीजें, दिख नहीं रही है, विजिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा, उसकी रिपेयर की जवाबदारी भी यहाँ पे होल्डर की ही रहेगी। आगे, इफ द होल्डर फेल्स टू डिमार्केट द बाउंड्री और रिपेयर, अब अगर दोनों ही चीजें वो या तो बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में फेल कर जाता है, या फिर रिपेयर या मेंटेन करने में फेल करता है, तो फिर तहसीलदार साहब जो रहेंगे
वो क्या करेंगे, ये बाउंड्री अगर बनाई नहीं है तो खुद बनवाएंगे, और अगर रिपेयर नहीं हुआ है, मेंटेन नहीं हुआ है, तो उसको करेंगे और उसकी जो कॉस्ट है वो उससे रिकवर करेंगे एज एन एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू। ठीक है। आगे, इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री, अगर किसी तरह के कोई डिस्प्यूट आता है डिमार्केशन के लिए, है ना, सही से नहीं करी, थोड़ी ज्यादा और जमीन ले ली विलेज की, है ना, कि मेरा तो यहाँ तक था, बाउंड्री मार्क यहाँ तक का बना दिया विलेज रोड पे, विलेज लैंड पे, है ना, तो फिर उसका जो डिस्प्यूट है वो किसके पास में जाएगा, वो तहसीलदार साहब नहीं सुनेंगे, वो सीधे कलेक्टर के पास जाएगा, और फिर वहां पे सुनवाई के बाद जो भी निर्णय होगा वो अप्लीकेबल होगा, और उस हिसाब से फिर बाउंड्री मार्क्स या बाउंड्री लाइंस बनाई जाएंगी यहाँ पे। आगे देखते हैं 128, इन्फोर्समेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स। किस तरह से इन्फोर्समेंट और रिपेयर होगा। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी दे रखी है आपकी पटेल की, है ना, उनका अपॉइंटमेंट आगे के सेक्शंस में हम लोग देखेंगे, पटेल कहाँ पे अपॉइंट होता है। तो आफ्टर द एंड ऑफ नवंबर इन ईच ईयर, ये आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अथॉरिटी, उसके बाद में एंड ऑफ नवंबर ईच ईयर, पटेल क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा जितने भी होल्डर्स हैं, है ना, shall give a written notice to every holder on whose land the boundary or survey marks are defective, है ना, जिनकी भी जमीन पे जो बाउंड्री मार्क्स बनाए गए थे वो डिफेक्टिव थे, किसी तरह से कारणवश वो दिख नहीं रहे थे, विजिबल नहीं थे उतने अच्छे से। कॉलिंग अपॉन देम टू पुट इनटू प्रॉपर रिपेयर बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च फॉलोइंग, है ना, नवंबर के बाद में बोलेगा कि आपके पास में मार्च तक का समय है, इनको रिपेयर करवा दीजिए। ठीक, क्लियर। अगर वो नहीं करवाते हैं तो फिर आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च इन एनी ईयर, है ना, मार्च के फर्स्ट के पहले पहले आपको करना है। अगर नहीं होता है तो उसके बाद में क्या होगा, तहसीलदार और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार या और कोई रेवेन्यू ऑफिसर जो भी कॉम्पिटेंट होगा, empowered to act may cause any defective boundary or survey marks to be properly repaired, है ना, वही वाली बात कि ये खुद अपने हिसाब से फिर उनका रिपेयर करेंगे, और जो भी कॉस्ट लगेगी वो रिकवर करेंगे। उसके साथ साथ एक बात यहाँ पे पेनल्टी की बताई गई है, जो कि रहेगा विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज फॉर एवरी बाउंड्री मार्क्स रिपेयर्ड, 100 रुपए की पेनल्टी भी इम्पोज करी जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो हमको यहाँ पे जो अथॉरिटीज है ये याद रखनी है, और इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है। पटेल की जो अथॉरिटी यहाँ पे बताई गई वो अप टू द इश्यू ऑफ नोटिस है ना, नोटिस इश्यू करने तक की बात है, उसके बाद में तहसीलदार के पास में ही अधिकार यहाँ पे है रिपेयर करवाने के और पेनल्टी इंपोज करने के, पटेल के पास में नहीं है। चलिए नेक्स्ट 129, यहां से भी बहुत बार आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं 129 से। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर और सब डिविजन और प्लॉट नंबर, अभी तक हमने उनका कंस्ट्रक्शन देख लिया था किस तरह से होंगे, है ना, और बाउंड्री लाइंस देख ली थी कि अगर विलेज है और एडजॉइन कर रही है लैंड को, है ना, तो जो होल्डर है लैंड का वो किस तरह से बाउंड्री लाइन वहां पे बनाएगा, ये सब देख लिया था। अब सर्वे नंबर और सब डिविजन और प्लॉट नंबर यहाँ की 129 में यहाँ पे बात करी गई है। तो अथॉरिटी अगेन तहसीलदार क्या करेगा, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी इंटरेस्टेड demarcate the boundaries of a survey number or subdivision of a plot number and construct marks thereon, ठीक है ना, यहाँ पे वो खुद से नहीं करेगा, सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर है या सब डिविजन ऑफ सर्वे नंबर अगर है, तो उनके जो ओनर्स रहेंगे, होल्डर्स रहेंगे, उनकी एक एप्लीकेशन पे ही यहाँ पे इस सेक्शन में कार्रवाई होगी। अगर एप्लीकेशन नहीं दी है तो तहसीलदार एक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वे नंबर एक इंडिविजुअल पर्सन का हो सकता है या फिर 2 और मोर पर्सन का हो सकता है, ठीक है ना, A1 A2, है ना, अलग अलग लैंड हो सकती है और इनके होल्डर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिमार्केशन कर दी जाए, बाउंड्री मार्क्स बना दिया जाए, तो ऐसे केस में फिर इनका लाभ है, इसलिए ऑन दी एप्लीकेशन होगा, और जो कॉस्ट है वो भी बियर क्या करना पड़ेगी, इन्हीं लोगों को करना पड़ेगी। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोसीजर बताएगी किस तरह से इस सेक्शन में कार्रवाई हो सकती है। नेचर ऑफ द बाउंड्री मार्क्स, कौन से नेचर के रहेंगे बाउंड्री मार्क्स, एंड ऑथराइजिंग द लेवाई ऑफ फीस फ्रॉम द होल्डर्स ऑफ लैंड, है ना, तो कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी, उसके अलावा फी की बात भी यहाँ पे करी गई है।
जो भी अथॉरिटी फी बताएगी वो आपको देनी पड़ेगी, या तो वो फी इंक्लूडिंग कॉस्ट होगी या फिर अलग से लेवाए हो सकती है, ये एक अलग बात है, एक्ट में नहीं लिखी गई है। ठीक है, फीस की बात लिखी गई है। चलिए अब आते हैं पेनल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन, इंजुरी और रिमूवल ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स। अगर किसी तरह के कोई डिस्क्रिप्शन क्या हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है या फिर इंजुरी पहुंचाई गई है ना, डिस्ट्रक्शन हुआ है, इंजुरी पहुंचाई गई है किसको, जो भी बाउंड्री मार्क्स या बाउंड्री लाइंस बनाई गई थी उनको, तो फिर तहसीलदार के पास में अधिकार है आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करने का। इंडेक्स वाइज बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन 130 है ना। और ये पेनल्टी कितनी होगी आपकी, फाइन कितनी होगी, नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, अप टू 5,000 रुपीज। 131 अगेन बहुत जरूरी प्रोविजन, राइट ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट। अब अगर एक रूट है, ठीक है ना, और इस रूट पे किसी तरह कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उसके एक्सेस को लेके, है ना, कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है और ये जो रूट है ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है 42 में वाजिबुल अर्ज में, है ना, अगर इसका रिकॉग्निशन नहीं है या फिर नॉर्मल रोड जो ऑलरेडी प्रोवाइड करी गई हैं, ये जो रूट है ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। कई बार आपने देखा होगा गांव वाले क्या करते हैं, अपने खेत पे जाने के लिए एक छोटी सी जगह बना लेते हैं और उसके थ्रू एक्सेस करते हैं, है ना, तो ये उस जगह की बात करी गई है। अब अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है दो पार्टियों के बीच में कि नहीं ये जगह जो इसकी है ये किसी के इजमेंट को इंटरफेयर कर रही है या दूसरे के लैंड से होके गुजर रही है, और उसके संबंध में जब वो एक्सेस कर रहा है तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसके लैंड से ये गुजर रही है जगह, है ना, तो इस तरह से अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो फिर क्या होगा, तहसीलदार के पास में अधिकार रहेगा उस डिस्प्यूट को सुनने का और अगेन डिसाइड करने का, है ना। इसको पढ़ लेते हैं, डिस्प्यूट अराइजिंग एज टू द रूट बाय विच अ कल्टीवेटर शैल हैव एक्सेस टू हिज फील्ड और टू द वेस्ट और पास्चर लैंड ऑफ द विलेज, ठीक है, अदरवाइज देन बाय द रिकॉग्नाइज्ड रोड्स, पाथ और कॉमन लैंड जो रिकॉग्नाइज्ड है उनके अलावा जैसे मैंने बताई उनकी बात करी गई है, इंक्लूडिंग दोस रोड्स एंड पाथ्स रिकॉर्डेड इन द वाजिबुल अर्ज prepared under section 242 और as to the source from or course by which he may avail himself of water, है ना, अगर पानी की कोई जगह हो और पानी लेने के लिए उस रूट का वो इस्तेमाल करता है जो कि रिकॉग्नाइज्ड ऑलरेडी नहीं है, तो तहसीलदार में आफ्टर लोकल इंक्वायरी डिसाइड द मैटर विद रेफरेंस टू द प्रीवियस कस्टम इन हिज केस एंड विद ड्यू रिगार्ड टू द कन्वीनियंस ऑफ ऑल द पार्टीज कंसर्न। तो किसके ऊपर डिसीजन होगा इसका, जितनी भी पार्टीज हैं उन सबका पक्ष सुना जाएगा कि भैया किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या इस रूट को एक्सेस करने से, अगर वाकई में किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो रही है दूसरी पार्टी को, किसी एक की मान लीजिए ए और बी दो पार्टी है ना, ए गुजर रहा है बी के लैंड से और इसको वाकई में कोई इनकन्वीनियंस हो रही है, तभी ये माना जाएगा कि ए एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है ना, अदरवाइज उसको एक्सेस करने दिया जाएगा। तो पहली बात तो इंटरेस्टेड पार्टी जितनी भी रहेंगी उनकी बात सुनी जाएगी, और दूसरा जो प्रीवियस कस्टम अगर बरसों से वो चीजें यूज हो रही हैं, वो रूट यूज हो रहा है पानी लेने के लिए या उस खेत में जाने के लिए, है ना, ए उस खेत में या ए के जो एंसेस्टर्स हैं वो उस खेत में जाते हैं बी के खेत में उसी रूट से, तो फिर उस कस्टम को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। नो ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन शैल डिबार एनी पर्सन फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग सच राइट्स ऑफ ईजमेंट एज ही मे क्लेम बाय सिविल सूट। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि अगर जैसे तहसीलदार को लगा कि कोई इनकन्वीनियंस नहीं है या फिर कस्टम ऑलरेडी प्रिवेल करता है और ए का एक्सेस बनता है बी की लैंड पे, उसके बाद में ये नहीं है कि बस ये फाइनल हो गया, बी के पास में अधिकार है, क्या अधिकार रहेगा, सिविल सूट इंस्टीट्यूट करने का, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ईजमेंट तो आ ही रहा है इसमें, है ना, ईजमेंट तो ब्रीच हो ही रहा है, इसलिए ये सिविल सूट के लिए जा सकता है। ठीक, क्लियर। 132 पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वे एटसेट्रा। पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वे, ठीक है ना, तो अगर किसी तरह कोई रास्ता है ना, और उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना, किसी ने रोक लिया कोई, अगेन वही वाली बात, एक्सेस दिया गया था और
उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है तो पेनल्टी इम्पोज होगी। अगेन ऑथोरिटी ध्यान रखिएगा, तहसीलदार। ठीक, कितनी होगी? 10,000 रुपए। रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अब यहाँ पे पेनल्टी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर दी 132 में, 133 में रिमूवल की बात करी जाएगी। तहसीलदार उस आदमी को रिमूव करेगा वहां से, या जो ऑब्स्ट्रक्शन लगाए गए हैं उनको वहां से रिमूव करने का अधिकारी होगा। ठीक है, और उसके बाद में रिमूव करने के बाद में 10,000 रुपीज तक की पेनल्टी भी लगा सकता है। चलिए 134 में एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर अब्सटेनिंग फ्रॉम रिपीटेशन। ठीक है, अब अगर 131 में, 132 में या 133 में किसी तरह कोई ऑब्स्ट्रक्शन करा गया है तो फिर बार बार उसका रिपीटेशन नहीं हो, अगर ए ने करा है तो एक बॉन्ड इशू करवा दिया जाएगा कि आप अगेन सेम चीज नहीं करेंगे। ठीक है ना, रिपीटेशन नहीं करेंगे सेम का, वापस से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेंगे, तो एक बॉन्ड इशू होगा जो कि रहेगा कितने का? फॉर सच सम नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। अगेन ये जितने भी अमाउंट्स है ना यहाँ पे, पेनल्टी की, बॉन्ड की, ये आपको याद रखनी है, ऑथोरिटी याद रखनी है और इंडेक्स याद रखने हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो इंडेक्स अच्छे से याद करिएगा इसका। 134 हो गया। 135 में एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर रोड पार्ट्स, पाथ एटसेट्रा। ठीक है, एक्विजिशन की बात करी गई है यहाँ पे। अब जितने भी विलेजर्स हैं या विलेज के लैंड होल्डर्स हैं वो सब इकट्ठे होते हैं और कलेक्टर साहब के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी जो सड़क है, जो नॉर्मल रोड है विलेज की, वो उतनी अच्छी नहीं है या पतली है बहुत ज्यादा, जिसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो थोड़ा इसको चौड़ा करा जाए, है ना। अब चौड़ा करने के लिए अगर इधर भी खेत हैं इधर भी खेत हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कलेक्टर उनको बोलेगा कि ठीक है ये चीज तो हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन लोगों की जमीन लेनी पड़ेगी, तभी तो ये चौड़ी हो पाएगी। थोड़ी थोड़ी जगह दोनों तरफ से लेनी पड़ेगी। अब जिनकी जमीन लेंगे उनको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा, है ना। तो आप जितनी भी कंपनसेशन वो कैलकुलेट वहां पे करता है, वो कंपनसेशन का अमाउंट डिपॉजिट करवा दीजिए और उसके बाद में ये रोड जो है इसका काम हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, तो विलेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बताई गई है कि अगर इस तरीके की कोई चीज वो मांगते हैं, उनकी एप्लीकेशन जाती है, तो कंपनसेशन उन्हीं को देना पड़ेगा, वहां पे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, उसके बाद में काम चालू होगा। और फिर जिस आदमी का है इंटरेस्ट है ना, जो पार्टी है, ए बी सी कोई भी पार्टी है, वो कलेक्टर साहब के पास में जाके क्लेम कर सकती है और जो कंपनसेशन है उसको अवेल कर सकती है वहां से। ठीक है, लेकिन ये जो क्लेम रहेगा ये विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वेस्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 मेक एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर फॉर कंपनसेशन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट। जो भी उनका इंटरेस्ट है उसके बिहाफ पे कंपनसेशन क्लेम वो कर सकते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ वेस्टिंग इंटरेस्ट। अब एक बार यहाँ पे कंपनसेशन इन लोगों ने डिपॉजिट करा दिया तो सरकार क्या कर लेगी? इसको अधिकृत कर लेगी। अधिकृत कर लेगी मतलब ये जो जमीन आई है एक्स्ट्रा, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगी, है ना, स्टेट गवर्नमेंट की जमीन कहलाएगी, विल वेस्ट इन द नेम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद में इसका काम चालू होगा और फिर ये जो कंपनसेशन है इसकी एप्लीकेशन जाएगी और वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस संबंध में जो भी आपके कंपनसेशन है, उस संबंध में जो राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन 2013 में जो एक्ट आया उसके जो प्रोविजंस है वो ध्यान में रखे जाएंगे। पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस चैप्टर, स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है बाय नोटिफिकेशन कि ये चैप्टर या इसके कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस एक पर्टिकुलर विलेज में या क्लास ऑफ विलेज में अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक, तो इतना था आज का आपका लेक्चर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, है ना, और सब लोगों की थोड़ी हेल्प अगर हो सके इस वीडियो के थ्रू तो उनकी हेल्प भी हो जाए, इनकेस अगर उनको डिफिकल्टी लगती है एलआरसी में। बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम उतना है नहीं, है ना, यूट्यूब पे उतने बड़े वीडियोस बनाना सही भी नहीं रहते। तो जितना भी संभव हो रहा है, लेकिन हाँ जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो जरूर से मैं थोड़ा ट्राई जरूर करता हूँ आपको अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लेन करने की।
ठीक है, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक करते रहिए। चैप्टर नंबर 11 रहेगा हमारा नेक्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच।